बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने जो इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट किया था समराइजिंग चैप्टर, तो उसमें हाफ चैप्टर हमने पढ़ा था, यानी पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट सेकंड कंप्लीट करेंगे और इस पार्ट में इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। तो स्टार्ट लेते हैं कि हाउ टू यूज़ समराइजिंग हम कैसे यूज़ करते हैं। समराइजिंग को हम यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि हम कैसे समराइजिंग करते हैं, समराइजिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब समराइजिंग हम यूज़ कैसे करते हैं। Begin by reading our have students listen to the text selection। हम क्या करते हैं, पहले हम एक रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर वहाँ पे अपने लिए कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, यानी स्मॉल पार्ट्स में टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फिर वहाँ से क्या करते हैं, उसका समरी निकालते हैं, यानी जो मेन पॉइंट्स है वो लिख देते हैं। आस्क स्टूडेंट द फॉलोइंग फ्रेम क्वेश्चन। स्टूडेंट से पूछते हैं कौन कौन से क्वेश्चन, ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए हैं ये स्टूडेंट से पूछते हैं कि समराइजिंग हम कैसे, मतलब समराइजिंग हम कैसे करते हैं, कैसे हम समराइजिंग को यूज़ करते हैं। व्हाट आर द मेन आइडिया, मेन आइडिया क्या है, तो उसका जो निचोड़ होता है वो सारा हम इसमें लिख देते हैं। व्हाट आर द क्रूशियल डिटेल मतलब जो ज़रूरी डिटेल है, जो नेसेसरी सपोर्टिंग आइडियाज़ है, तो वो हम इसमें लिख देते हैं। दूसरा ये कि व्हाट इम्पॉर्टेंट इज़ इररिलेवेंट और अननेसेसरी, और जो इंफॉर्मेशन और जो इंफॉर्मेशन अनरिलेवेंट है या अननेसेसरी है, तो वो हम उससे क्या कर देते हैं, हटा कर समराइजिंग में नहीं लिख देते, बल्कि जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हम स्किप कर देते हैं। हैव देम यूज़ कीवर्ड्स और फ्रेज। इसमें हम कीवर्ड्स और फ्रेज में भी यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द पॉइंट फ्रॉम द टेक्स्ट। अगर हम आइडेंटिफाई करें एक पॉइंट को टेक्स्ट से, तो उस टेक्स्ट के ज़रिए से फिर हम क्या कर सकते हैं, फ्रेजेस वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। समराइजिंग हैज़ 2 एम। समराइजिंग के अब 2 एम होते हैं। एक तो ये एम का मतलब ये है कि समराइजिंग के अब 2 मकसद होते हैं। एक द ओवरआर्चिंग आइडिया इन द टेक्स्ट। ओवरआर्चिंग मतलब जो ज़रूरी आइडिया है वो हम रिप्रोड्यूस करते हैं टेक्स्ट से, और दूसरा ये कि आइडेंटिफाई द जनरल कंसेप्ट दैट रन थ्रू द एंटायर पीस। जो भी जनरल कंसेप्ट है इस एंटायर पीस में या इस टेक्स्ट बुक में, वो हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर देते हैं, एक छोटी सी समरी निकाल देते हैं, उस बुक का सारा समरी उसमें लिख देते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह है वो इसमें लिख देते हैं। दूसरा हमारे साथ क्या है, दूसरा जो एम होगा समराइजिंग का वो ये है कि जो मेन आइडियाज़ है, जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ है, वो एक प्रेसी के शक्ल में वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और दूसरा ये कि उसका एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होगा। व्हेन दे यूज समराइजिंग यू कैन नॉट रिले ऑन द लैंग्वेज द ऑथर हैज़ यूज्ड टू डेवलप हिज और हर ओन पॉइंट्स। जब आप समराइजिंग करते हैं तो आप अपना लैंग्वेज उसी में यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि जो ऑथर ने लिखा है, जो ऑथर ने डेवलप किया है, जो पॉइंट्स ऑथर ने मेन पॉइंट्स उसमें डेवलप किए हैं, उसके अलावा आप अपने आप से कोई आइडिया यूज़ नहीं कर सकते, उसमें नहीं लिख सकते, बल्कि वही आइडिया ही इसमें यूज़ करना है। यू मस्ट फाइंड अ वे टू गिव एन ओवरव्यू of these point without your own sentences become too general। अगर आप उसमें अपने आइडिया का एक ओवरव्यू देंगे या अपने पॉइंट्स का ओवरव्यू देंगे, तो ये एक जनरल आइडिया बन जाएगी फिर, या जनरल सेंटेंसेस बन जाएगी। यू मस्ट आल्सो मेक डिसीजन अबाउट व्हिच कंसेप्ट टू लीव इन विच टू ओमिट। आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, या आपको ये डिसीजन मालूम होना चाहिए, आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट इससे हटाना है और कौन सा कंसेप्ट इसमें लीव करना है, इसमें छोड़ देना है। मतलब जो जनरल आइडियाज़ होते हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट अनरिलेवेंट चीज़ें होते हैं, उसको हटाना है, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें है वो आपने क्या करना है, इसमें रख देना है, इसमें लिख देना है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर पर्पस इन समराइजिंग एंड आल्सो योर व्यूज
योर व्यू ऑफ व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट इन द टेक्स्ट। आपने क्या करना है, समराइज़ को एक बार अपने रीड करना है और उस पर अपना व्यू डाल के आपने कंसिडर करना है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने इसमें छोड़ देने हैं, इस टेक्स्ट से उठा के उस समराइजिंग पॉइंट्स में लिख देने हैं। हियर आर सम मेथड फॉर समराइजिंग। यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं समराइजिंग के लिए, जो कि क्या है, include the title and identify the author in your first sentence। आपने क्या करना है, include the title, टाइटल इंक्लूड करना है, जो नेम होता है, जो समरी का नेम होता है, जो टेक्स्ट का ओरिजिनल नेम है, वो आपने इंक्लूड करना है कि किस बारे में ये समरी है। और दूसरा ये कि जो ऑथर का नेम है वो आपने फर्स्टली लिखना है फर्स्ट सेंटेंस में। The first sentence or two of your summary should contain the author thesis। जो फर्स्ट सेंटेंसेस होते हैं या जो फर्स्ट 2 सेंटेंसेस होते हैं आपके समरी का, तो आपने क्या करना है, उसमें ऑथर का नेम लिखना है, टाइटल लिखना है और ऑथर के थीसिस लिखने हैं और सेंट्रल कंसेप्ट, या भी जो भी सेंट्रल कंसेप्ट है वो आपने स्टेट करना है अपने ओन वर्ड्स में। मतलब इसमें जो भी मेन कंसेप्ट है वो अपने फर्स्ट पॉइंट्स में या फर्स्ट लाइन्स में लिख देना है। दिस इज़ द आइडिया दैट रन्स थ्रू द एंटायर टेक्स्ट, द वन यूड mentioned if someone asked you। आपने क्या करना है, ये वो आइडिया है जो कि रन करती है एंटायर टेक्स्ट से, मतलब एंटायर टेक्स्ट से उठाते हैं ये आइडिया, मेन आइडिया, और वहाँ पे आपको लिख देते हैं व्हाट इज़ दिस पीस आर्टिकल अबाउट, और उससे ही आप लिख देते हैं कि ये जो पीस ऑफ आर्टिकल है ये कहाँ से लिया गया है और ये किस बारे में है। अनलाइक स्टूडेंट एसेज, जैसे कि स्टूडेंट्स एसेज लिखते हैं उसकी तरह नहीं। जैसे कि स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, द मेन आइडिया इन प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स आर इन academic article may not be stated in one location at the beginning। जैसे कि स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं तो इसमें जो मेन आइडिया होती है वो पहले लाइंस में नहीं लिखते, बल्कि कहीं पे भी वो स्टेट कर देते हैं। उसका जो लोकेशन होता है वो ऐसा नहीं है कि बिगिनिंग में ही वो स्टार्ट वही पॉइंट्स क्या करेगा, मतलब रख देगा, लेकिन जो भी वो ऐसे लिख देते हैं या तो आखिर में वो अपना कंसेप्ट जो मेन जनरल सेंट्रल आइडिया है वो या तो एंड में लिख देता है, या वही क्या करता है मिड में लिख देता है, या जैसे कि हम मोरल लिखते हैं वो मोरल में ही अपना मेन पॉइंट रख देता है। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, समराइजिंग में फर्स्ट पॉइंट जो मेन आइडिया है वो आप लोगों ने फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में लिख देने हैं। When summarizing a longer article, अगर summarizing एक longer article है, try to see how the various stages in the explanation or argument are built up in group of related paragraph। तो आपने क्या करना है, फिर आपने देखना है कि कितने स्टेजेस है, मतलब किस तरह के स्टेजेस में, कौन कौन से स्टेजेस में एक्सप्लेन किया है इस आर्गूमेंट को। इस आर्गूमेंट का क्या मतलब है, इस एक्सप्लेनेशन को, इस टॉपिक को कैसे बिल्ड किया है, एक ग्रुप्स में कैसे तैयार किया है उसको, जो कि रिलेटेड पैराग्राफ के साथ रिलेटेड है कि नहीं, उसको आपने क्या करना है, चेक करना है। इट इजंट डन इन द पब्लिश्ड फॉर्म। अगर ये एक पब्लिश फॉर्म में डन नहीं किया है तो तब आपने क्या करना है, अपने आर्टिकल को डिवाइड करना है कुछ सेक्शंस में। देन राइट अ सेंटेंस और टू कवर द की आइडिया इन ईच सेक्शन। देन आपने क्या करना है, 1 या 2 सेंटेंसेस में उसका जो की आइडिया है, जो मेन आइडिया है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो आपने एक सेक्शन में लिख देना है, यानी उसका समरी कर देना है। जितने भी नॉट रियली सेंट्रल आइडिया है तो वो आपने क्या करना है, ओमिट करना है, यानी हटाना है। डू नॉट फील दैट मस्ट प्रोड्यूस द अदर एग्जैक्ट प्रोग्रेशन ऑफ थॉट्स। आपने क्या नहीं करना है, जो अतर का एग्जैक्ट थॉट है वो आपने यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं करना है, बल्कि अपने ही सेंटेंसेस में अतर का मेन मकसद, अतर का मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिख देने हैं। इन जनरल omit to minor detail this and specific example। आप क्या कर सकते हैं, अगर कुछ माइनर डिटेल्स है या स्पेसिफिक एग्जांपल है वो आप ओमिट कर सकते हैं। इन सम टेक्स्ट और
कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो कि की पार्ट्स में, जो कि की सेंट्रल आइडिया में वो लिख देते हैं, तो वो आप फिर हटा नहीं सकते, बल्कि उसका मेन आइडिया या मेन एग्जाम्पल उसमें डाल सकते हैं। अवॉइड राइटिंग ओपिनियन और पर्सनल रिस्पॉन्सेज। आपने अपने ओपिनियन या अपने रिस्पॉन्सेज नहीं देने हैं, अपने बातें नहीं लिखने हैं, अपने पॉइंट्स ऐड नहीं करने हैं एक समरीज में। जो कि क्या करते हैं, बी केयरफुल, अच्छा, सेव दीज टू फॉर एक्टिव रीडिंग रिस्पॉन्स और ट्यूटोरियल डिस्कशन। क्या करना है आपने, एक एक्टिव रीडिंग रिस्पॉन्स में अगर आप एक्टिव रीडिंग रिस्पॉन्स दे रहे हैं या कोई ट्यूटोरियल दे रहे हैं तो उसमें फिर आप ये डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन समरी में आप ये ओपिनियन नहीं डाल सकते। बी केयरफुल नॉट टू प्लेगियराइज द अदर वर्ड्स। आपने केयरफुल रहना है ताकि आप आतर का सारा वर्ड्स कॉपी न कर दे, बल्कि अपने ही वर्ड्स में आपने क्या करना है, उस वर्ड्स को कन्वर्ट करके लिखना है। अगर आप आतर के कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं तो वो कोटेशन मार्क में फिर आपने मार्क करके वहाँ पे डालने हैं। टू अवॉइड प्लेजरिज्म। आपने प्लेजरिज्म का क्या मतलब है, प्लेजरिज्म का मतलब ये है कि आप वहाँ से किसी जगह से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते, तो उससे अवॉइड रहना है। ट्राई राइटिंग the first draft of your summary without looking back at the original text। जब एक बार आप समरी को निकाल दे, मतलब अपने जहन में एक समरी रख दे, तो फिर आपने दोबारा से बैक नहीं देखना है उस ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ, बल्कि वही समरी आपने लिख देनी है। डिफरेंस बिटवीन समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग में क्या डिफरेंस है, तो पैराफ्रेजिंग हम तशरीह को कहते हैं, जिसमें हम ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट सेंटेंस, यानी बराबरी का सेंटेंसेस। इसमें हम एक स्टेटमेंट को अपना सेंस देते हैं, अपने वर्ड्स में लिख देते हैं, और इसमें अदर पैसेज का वर्ड्स भी हम ऐड कर सकते हैं। ये हमारे अपने स्टाइल का एक आइडियम होता है, एक सेंस होता है। अपने सेंस में फुल, उस पैसेज में फुल सेंस डाल लेते हैं, जितने भी नेचुरल सेंटेंसेस में थे वो अपने सेंस में पूरा सा पैसेज उसमें डाल देते हैं। दूसरा ये कि इन्वॉल्विंग फुटिंग अ पैसेज फ्रॉम सोर्स मटेरियल। सोर्स मटेरियल से भी हम वो क्या कर सकते हैं, पैसेज को फुट कर सकते हैं। अ पैराफ्रेज मस्ट आल्सो बी एट्रीब्यूट टू द ओरिजिनल सोर्स। पैराफ्रेज हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं ओरिजिनल सोर्स से। दूसरा ये कि ये हमारे साथ थोड़ा शॉर्टर होता है ओरिजिनल पैसेज से, और इसमें थोड़ा ब्रॉडर सेगमेंट होता है, यानी सोर्सेस हम ज़्यादा डाल सकते हैं। समराइजिंग जो है ना, ये हम एक टेक्स्ट का ओन वर्ड्स में मेन आइडिया लिख देते हैं। अपने वर्ड्स में कुछ मेन आइडिया लिखना एक टेक्स्ट का, उसको हम समराइजिंग कह सकते हैं। ये जो होती है ये शॉर्टर होती है। दूसरा ये कि ये भी ओरिजिनल टेक्स्ट से एट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू एट्रीब्यूट समराइज आइडिया टू द ओरिजिनल सोर्स। दूसरा ये कि इसमें कुछ और सोर्सेज हम यूज़ नहीं कर सकते, अपनी आइडिया हम इसमें नहीं डाल सकते। समराइजिंग आर सिग्निफिकेंटली शॉर्टर देन द ओरिजिनल टेक्स्ट। ये भी शॉर्टर देन ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, और इस पे एक ब्रॉड ओवरव्यू डालते हैं कि ये किस सोर्स से लिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ हम अपने मेन जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उससे ले सकते हैं। आर टू एम्फसाइज द की फैक्ट्स और पॉइंट्स, और जो की फैक्ट्स या पॉइंट्स वगैरह इसमें डाले हैं तो वो ओरिजिनल मटेरियल से होने चाहिए। समराइज लीव आउट डिटेल। जो आउट डिटेल्स है या आउट एग्जांपल्स है, मतलब अनरिलेवेंट एग्जांपल वगैरह है, तो वो लीव देते हैं। जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो ही एक स्पेसिफिक आर्गूमेंट वगैरह या ग्रामर वोकेबुलरी वगैरह वो डाल देती है। एग्जाम्पल ऑफ समराइजिंग, तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारे साथ ओरिजिनल पैसेज है ये इतना बड़ा है, और इसका आप समराइजिंग में आप लोगों को दिखाऊंगी, ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है ओरिजिनल पैसेज यहाँ पे दिया गया है, इसका पेट समरी, इतनी छोटी सी समरी की गई है। ये यहाँ से आप लोग इस तरह का समरी कर सकते हैं। तो एक ओरिजिनल पैसेज का आप लोग इस तरह का समरी कर सकते हैं। ये आप लोगों ने क्या करना है, एक एग्जांपल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं ये समरी।
फिर हमारे साथ क्या है, एक ओरिजिनल पैराफ्रेज दिया गया है और ये पैराफ्रेज का सारा पैसेज है। फिर इसका जो एग्जांपल, जो इसका पैराफ्रेज पैसेज, ये ओरिजिनल पैसेज है, आप लोग देख सकते हैं। एग्जांपल ऑफ पैराफ्रेजिंग में हमारे साथ एक ओरिजिनल पैराफ्रेज दिया गया है। इसका जो पैराफ्रेज पैसेज होगा वो बिल्कुल इसके बराबर होगा, जैसे कि हमने लिखा ऊपर पढ़ा के इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट वर्ड्स में यानी बराबरी वाले वर्ड्स में हम इसका पैराफ्रेज कर देते हैं, तो ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, आप लोग देख सकते हैं। जबकि समराइजिंग बड़ा पैसेज का एक छोटा सा मेन आइडिया हम निकालते हैं और इसमें हम सारा अपने ओन वर्ड्स में डिस्कस करते हैं, जो भी मेन आइडिया है या जो भी पॉइंट्स है वहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल, अब एक सेंटेंस का क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि ओरिजिनल सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा इंक्लूड फीवर एंड नजल कंजेशन। यहाँ पे लिखा गया है कि ये हमारे साथ ओरिजिनल सेंटेंस क्या है कि सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा, फ्लू का जो सिम्टम्स होते हैं उसमें हमारे साथ फीवर होती है और दूसरा है कि नज़ल कंजेशन होती है। तो इसका पैराफ्रेज अब हम कैसे लिखेंगे, वही मेन पॉइंट्स या यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, जितनी भी बातें किए गए हैं, तो उस बात को हम क्या करेंगे, अपने वर्ड्स में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल इक्विवेलेंट वर्ड के साथ। तो यहाँ पे लिखा गया है, इसका पैराफ्रेज ये होगा कि a stuffy nose is an elevated temperature. A stuffy nose and elevated temperature are sign you may have to blow. एक स्टिपी नोज या एलिवेटेड ज़्यादा टेम्परेचर जो है ना, ये हमारे साथ एक साइन है किस चीज़ का, फ्लू का या इन्फ्लुएंजा का। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।